जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 0 से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। सो गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 के लिए। यह है ग्लोबल फेमिसाइड क्राइसिस का टॉपिक। एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है बल्कि एक वैश्विक चिंतन वाली बात है। सो गाइस, क्या आप जानते हैं कि 2023 में लगभग 85,000 महिलाएं और लड़कियां जानबूझकर मारी गई थी, जानबूझकर। यह शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स एक रिपोर्ट के थ्रू आई है जो यूनाइटेड नेशन वुमेन और यूएनओडीसी ने रिलीज की थी। कब? 25 नवंबर को, जो है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो सबसे पहले समझते हैं फेमिसाइड होता क्या है। सिंपल भाषा में फेमिसाइड का मतलब है किसी महिला या लड़की का उनके जेंडर की वजह से जान लेना, यानी कि जेंडर बेस्ड मोटिवेशंस की वजह से किलिंग करना। तो ये वायलेंस अनइक्वल पावर डायनेमिक्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लैंगिक असमानता और जेंडर इनइक्वालिटी और भेदभाव, लैंगिक भेदभाव और हार्मफुल सोसाइटी नॉर्म्स की वजह से होता है। यानी कि हमारे यहां पर कुछ समाज में ऐसी प्रथाएं हैं जिसके चलते ये चीजें कई बार देखने को मिल जाती हैं। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार के मर्डर्स का कारण सिर्फ एक इंसान की नफरत या गुस्सा नहीं बल्कि पूरी एक सोच है जो महिला विरोधी है। सो रिपोर्ट की कुछ शॉकिंग फैक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहली चीज तो यह बताया गया कि 2023 में दुनिया भर में 85,000 महिलाएं और लड़कियां इंटेंशनली मारी गई। इसमें से 60% मर्डर्स इंटीमेट पार्टनर्स या फैमिली मेंबर्स ने किए। हर दिन लगभग 140 महिलाएं फेमिसाइड का शिकार हुई हैं डोमेस्टिक सेटिंग्स में। 140 महिला फेमिसाइड का शिकार हर दिन। सोचो कितना बड़ा आंकड़ा है ये। सबसे ज्यादा फेमिसाइड रेट अफ्रीका में, 1 लाख की पॉपुलेशन में 2.9। अमेरिका और ओशियानिया में 1.6 और 1.5 का रेट। एशिया और यूरोप में रिलेटिवली कम है, 0.8 और 0.6। अब इसके केसेस कम रिपोर्ट होते हैं पर एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, फ्रांस के अंदर 5% फेमिसाइड्स डोमेस्टिक सेटिंग्स के बाहर 2019-2022 में हम लोग को देखने को मिली, यानी कि परिवार के बाहर। साउथ अफ्रीका में ये सेम चीज 9% हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। 2020-2021 के आंकड़े की अगर हम बात करें तो। और 2023 के होमिसाइड विक्टिम का 80% मैन थे, पता है आपको। पर जो महिलाएं मारी गई उनमें 60% को उनके अपनों ने मारा। और होता यही है, कष्ट तो अपने ही देते हैं। फ्रांस, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया, यहां पे 22 से 37% महिलाएं जिन्होंने वायलेंस रिपोर्ट किया था वही बाद में मारी गई इंटीमेट पार्टनर्स के थ्रू, यानी कि जिन्होंने रिपोर्टिंग दी कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का फेस कर रही है डोमेस्टिक वायलेंस को, और फिर कुछ समय बाद उनकी डेथ की न्यूज आ गई। सोचिए आप। अब देखते हैं फेमिसाइड की अलग अलग फॉर्म्स जो महिला फेस करती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली और पार्टनर्स के थ्रू फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज करना। दूसरा, सेक्सुअल वायलेंस, जिसमें रेप, हरासमेंट और ट्रैफिकिंग जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। तीसरा, साइकोलॉजिकल अब्यूज, महिलाओं को इंटीमिडिएट करना या उनकी डिग्निटी को अंडरमाइन करना, यानी कि किसी को साइकोलॉजिकली, मेंटली टॉर्चर करना, उसको बुरा भरा बोल बोल के। चौथा, कल्चरल वायलेंस, जिसमें हार्मफुल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज हुई या ऑनर किलिंग हुई। और पांचवा, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड वायलेंस, यानी कि ऑनलाइन ट्रोलिंग करना या फोटो मॉर्फिंग करके उसका मिसयूज करना,
लड़कियों की न्यूड फोटोज या न्यूड वीडियोस जो है वो रिलीज जो है वो कर देना बना के। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू तो और चीज़ें आसान हो गई हैं और लोग इसका गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि डेटा कलेक्शन इसमें सबसे बड़ी समस्या है। 2020 में 75 कंट्रीज डेटा दे रही थी, लेकिन 2023 में यह नंबर आधे से भी कम हो गया। काफी कंट्रीज अभी भी नॉन डोमेस्टिक फेमिसाइड डेटा कलेक्ट नहीं करती हैं। सो गाइस, फेमिसाइड को रोकने के लिए ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं जो मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। पहला, लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत करना। फेमिसाइड को एक अलग क्रिमिनल ऑफेंस बनाना जरूरी है और लॉ इन्फोर्समेंट में स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाएं, यानी कि एक अलग यूनिट, एक अलग डिपार्टमेंट तैयार करें जो सिर्फ इस केसेस को डील करे। दूसरा, डेटा कलेक्शन। हर साल फेमिसाइड के पैटर्न पे रिपोर्ट पब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, रिस्क रिडक्शन। पुलिस को सशक्त करना कि वो हाई रिस्क सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करें और फायर आर्म्स एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करें। जैसे कि ये अपने यहां तो नहीं है, अपने यहाँ जो है वो इलीगल वेपन्स कट्टे वट्टे देखने को मिल जाते हैं, बट अपने यहाँ तो लोग चाकू और इससे ही वार जो है वो कर देते हैं, पत्थर से, उसी से जान ले लेते हैं। बट फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखोगे जहाँ पर बंदूक वगैरह के लाइसेंस मिलना बड़ा इजी होता है, जैसे अमेरिका वगैरह की हम बात करें, तो यहाँ पर जो है वो इनके लिए कहा गया, क्योंकि देखो इंटरनेशनल रिपोर्ट है तो ओवरऑल सभी के लिए रिकमेंडेशन दिए हैं कि इस प्रकार के वेपन्स जो है उसका एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करो। चौथा, कम्युनिटी को एंगेज करना जरूरी है। जेंडर इक्वलिटी के लिए एजुकेशनल कैंपेन्स और हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को एड्रेस करना, यानी कि उस सोच को जो है वो बदलना, कम्युनिटी के बीच में जो स्टीरियोटाइप सोच है। और पांचवा, अवेयरनेस प्रोग्राम मूवमेंट, जैसे कि मी टू हुआ, राइट, और इस तरह के मूवमेंट्स जो है उसको प्रमोट जो है वो करना जरूरी है। तो फेमिसाइड एक ग्लोबल चैलेंज है जो हमें मिलकर लड़ना होगा। आप भी इस कॉज का हिस्सा बन सकते हैं बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ये राइट। आप चाहो तो जो है वो इसके बारे में जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखो, राइट, कि आप जो है वो क्या करोगे। चलो 3 पॉइंट्स बताओ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि आप एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर या फिर एसडीएम के तौर पर या डीएसपी के तौर पर, पहले तो अपनी पोजीशन लिखना, रैंक लिखना कि भाई मैं इस पद पे हूं और मैं इस तरीके से जो है होमिसाइड को खत्म करने के लिए अपने प्रयास करूंगा। सिर्फ 3 शॉर्ट पॉइंट्स लिख के बताओ, देखते हैं कि कौन लिखता है। तो बस ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अब गाइस हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को सेलिब्रेट करता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी संविधान दिवस। ये टॉपिक ना सिर्फ आपकी जनरल स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि जीएस पेपर 2 ऑब्वियसली, बल्कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए भी मोटिवेट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस साल की हाइलाइट्स की। 26 नवंबर 2024 को भारत ने अपना संविधान के 75 साल कंप्लीट किए हैं। इस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैंड सेलिब्रेशन होस्ट किया, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट बताया जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी कि सामाजिक आर्थिक जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, और जस्टिस जो है उसको प्रमोट करता है, यानी कि सामाजिक आर्थिक न्याय को भी प्रमोट करता है। और हां, इस दिन हमने 26/11 मुंबई अटैक्स के विक्टिम्स को भी ट्राइब्यूट दिया, जो हमारी रेजिलियंस और यूनिटी का एक सिंबल है। आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बहुत बेसिक सी, ये तो सबको याद होगी। संविधान का ड्राफ्ट किसने बनाया? अंबेडकर साहब ने, इनकी लीडरशिप में हुआ, जो हमारे संविधान के आर्किटेक्ट कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफिशियली 2015 में अनाउंस किया गया था और इसका फोकस है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट करना। संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे। इसका हैंड रिटन वर्जन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था और नंदलाल बोस ने इसे डिजाइन किया था। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है आपको। संविधान दिवस का पर्पस क्या है? तो यह दिन हमारी डेमोक्रेटिक आइडियल्स याद दिलाता है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इस साल हमारा संविधान, हमारा सम्मान
कैंपेन लॉन्च किया गया। याद रखना क्या, कौन सा कैंपेन है? हमारा संविधान हमारा सम्मान, जिसमें इवेंट्स और लीगल वर्कशॉप के जरिए अवेयरनेस बढ़ाई गई। और एक स्पेशल हाईलाइट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 15 वुमेन मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करना, जैसे सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी, जिन्होंने जेंडर इक्वलिटी और नेशनलिज्म को प्रमोट किया था। हमारे संविधान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल 368 के अंडर इसे संशोधित किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, यानी कि उनको कोई छू नहीं सकता। अब तक 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, याद रखिएगा, जो बताता है कि यह डायनेमिक और एडेप्टेबल है। केशव नंद भारती केस 1973 का, पुट्टा स्वामी केस 2017 का, यह दिखाता है कि कैसे जुडिशरी इससे इंटरप्रेट करती है। पुट्टा स्वामी केस जो 2017 का था वो किससे रिलेटेड था, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। और आर्टिकल 2, और जब मैं क्वेश्चन पूछूं और क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तुरंत के तुरंत सर्च करो और आंसर लिखो, क्योंकि जब आप लिखोगे, टाइप करोगे, राइट, जब लिखोगे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि हाँ यार मैंने एक टास्क कंप्लीट किया, तब आप प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ोगे। ये बात मैं बार बार बोलता हूं, ये अपने लिए नहीं आपके लिए बोलता हूं कि आपकी एक हैबिट बने आंसर्स देना, रिस्पॉन्ड करो। ऐसे सिर्फ बैठकर सुनना नहीं है, सिर्फ लेक्चर को रिस्पॉन्ड भी करना है। तो पुट्टा स्वामी केस ये दिखाता है कि कैसे जुडिशरी इसे इंटरप्रेट करती है। आर्टिकल 246 के थ्रू यूनियन और स्टेट की पावर्स डिवाइड की गई हैं, जो फेडरलिज्म और डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। क्या आपको पता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? यस, ऑब्वियसली। इसमें 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल और 450 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं। ये यूएस, यूके, आयरलैंड जैसे कई देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें अडॉप्ट की गई है, लेकिन इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको जो है वो डिजाइन किया गया है, तैयार किया गया है। तो संविधान दिवस सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि हमारे फ्यूचर विजन को भी रिफ्लेक्ट करता है। जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, यानी कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो उसके बाद इस दिन को फॉर्मली सेलिब्रेट किया गया, जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा सिंबल है। और हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन का लॉन्ग टर्म गोल है 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना। अब तो ये तो याद हो ही गया होगा आपको, ये वाला टारगेट, हमारी कंट्री को डेवलप कंट्री कब तक बनाना है। और ये कैंपेन जो है हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये जस्टिस, अवेयरनेस और इक्वलिटी को प्रमोट करता है। सो गाइस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड बुक है, जो हमें एक बेटर नेशन बनने की तरफ जो है वो ले जाता है। सो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। अब गाइस हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पूरे दुनिया भर में इनोवेशन और डिजाइन प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांसिंग ग्लोबल डिजाइन प्रोटेक्शन, और इससे जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं न्यूज की। तो रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो के होस्टेड डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस में रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी का फाइनल एक्ट साइन किया है। तो रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, और वीपो ध्यान में रखना कि यहां पर हमने इस डीएलटी को जो है वो साइन किया है। ये ट्रीटी यानी कि ये एग्रीमेंट ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्शन की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने और एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए बनी है। सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो पूरे दुनिया भर में जो नए नए इनोवेशंस होते हैं, नई नई चीजें जो आती हैं, उसके जो डिजाइन होते हैं, उसको प्रोटेक्ट। टार्जन द वंडर कार देखी आप लोगों ने? मूवी काफी सारे लोगों ने शायद देखी होगी, राइट? तो उस मूवी में आपने देखा होगा कि अजय देवगन के कार की डिजाइन जो है वो चुरा ली जाती है किसी दूसरे कंपनी के द्वारा, है ना? और वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है कि मेरी डिजाइन तुमने चुरा दी। ऐसा काफी सारे लोगों के साथ होता है, काफी सारे लोगों के आइडियाज चुरा लिए जाते हैं, राइट? बट देखो यार, जो ओरिजिनल चीज होती है वो ओरिजिनली होती है, और आपका डिजाइन कोई व्यक्ति चुरा सकता है बट आपके टैलेंट को नहीं चुरा सकता। वो डिजाइन से कितने टाइम तक जो है वो सस्टेन कर पाएगा, राइट? तो कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। मैंने देखा लोगों को, लोग टेंशन में सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, उनको लगता है कि उनका डिजाइन चोरी हो गया या उनकी पूरी मेहनत जो है वो खराब हो गई, राइट? तो परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं भाई, तुम्हारे हक का जो खाएगा तो उसकी एक ना एक दिन तो लगेगी लंका, ये बात तो याद रखो। तो कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है लाइफ में। अगर तुम्हारा कोई बुरा करेगा तो एक दिन उसका भी बुरा होने वाला है,
भाई मेरे फादर की प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, मतलब एक फ्रॉड लोगों ने केस वो कर दिया था पापा के साथ, फ्रॉड। 1 करोड़ 40 लाख की प्रॉपर्टी थी, उसको आज 10 साल कंप्लीट हुए, यानी कि 27 तारीख को ये ऑर्डर आया और दोनों को जो है वो जेल हो गई। 2 फ्रॉड्स थे उसमें इन्वॉल्व, दोनों को जेल हो गई, हालांकि 10 साल का टाइम लगा, बट वी गॉट जस्टिस। बट उस 10 साल में हमने क्या क्या फेस किया वी नो वेरी वेल। सो द पॉइंट इज दैट कि जो तुम्हारे साथ गलत करेगा एक ना एक दिन उसकी लंका तो लगनी है, तो तुम टेंशन मत लो, अपना काम सही तरीके से करो। तो अब क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोग हैं, उनके डिज़ाइंस ग्लोबल लेवल पे चोरी ना हो जाए, पता लगे वो इंडिया से कोई इनोवेटर गया यूएसए, अपने डिज़ाइन को बढ़िया दिखा रहा है और किसी व्यक्ति ने उस डिज़ाइन को जो है वो देख कर कॉपी करके अपना डिज़ाइन बना के जो है वो बेचना शुरू कर दिया, तो इंडियन इनोवेटर्स की तो बैंड बज गई। तो ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट जो है वो लाया गया, समझे आप बात को। तो इंडिया ने इस साइनिंग के थ्रू, यानी कि इसको जो साइन किया है उसके थ्रू अपने कमिटमेंट्स को जो है वो रीअफर्म किया इनोवेशन के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम को बूस्ट करने के लिए। क्लियर हुई वाली बातें अब अच्छे से। अब इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी परफॉर्मेंस पर एक क्विक लुक डालते हैं, और ये जीएस पेपर 3 के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 39 आउट ऑफ 133 इकोनॉमीज है, यानी कि 133 कंट्रीज में 39 हमारी रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ये लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एशिया की बात करें तो सेंट्रल और सदर्न एशिया में इंडिया है नंबर 1 पे इनोवेशन के मामले में। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और इंडस्ट्रियल डिजाइन के केस में इंडिया वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स में है, और सिर्फ 2023 में ही 64,480 पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल हुई थी। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इंडिया का ट्रेडमार्क ऑफिस सेकंड लार्जेस्ट है पूरे दुनिया भर में, जहां पर 3.2 मिलियन एक्टिव रजिस्ट्रेशंस है। एक और इंप्रेसिव स्टैटिस्टिक्स की बात करें कि इंडिया का पेटेंट टू जीडीपी रेशियो 144 से 381 तक ग्रो हुआ है पिछले 10 सालों में। मतलब इनोवेशन और इकोनॉमी दोनों ग्रो कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जब आप कोई नई चीज बनाओगे तो वो मार्केट में बिकेगी, और मार्केट में बिकेगी तो पैसा जो है वो आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब डीएलटी के बारे में बात करते हैं जो रियाद में साइन हुई। तो डीएलटी का यानी कि डिजाइन लॉ ट्रीटी है ना, इसका मेन पर्पस है एक प्रेडिक्टेबल और एक्सेसिबल सिस्टम बनाना जिससे डिजाइनर्स अपने इंडस्ट्रियल डिजाइन को पूरे दुनिया भर में प्रोटेक्ट कर सकें। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बस वही है ये डीएलटी, इसका मेन पर्पस। अब आप ड्राइंग्स, फोटोज या वीडियोस यूज करके डिजाइन सबमिट कर सकते हैं। मल्टीपल डिजाइन्स एक ही एप्लीकेशन में फाइल कर सकते हैं। एसेंशियल कंपोनेंट्स सबमिट करके आप फाइलिंग डेट सिक्योर कर सकते हैं और फुल एप्लीकेशन बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि एक बार आपने स्टार्ट कर दी एप्लीकेशन तो आपकी प्रोसेस हो गई शुरू। कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करने के लिए 6 महीने पब्लिकेशन कंट्रोल मिलता है, और डेडलाइंस मिस होने पर रिलीफ मेजर भी दिए जाते हैं। यानी कि काफी अच्छा इजी तरीका इन्होंने निकाला, जो इनोवेटर्स कई बार जो है वो फेस करते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने में। तो एक प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि लोग अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपने जो डिजाइन्स है, अपना जो काम है, तो उसको जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके जरिए। तो एक चीज आपके दिमाग में बार बार आ रही होगी कि यार ये इंडस्ट्रियल डिजाइन एग्जैक्टली है क्या। तो सिंपल टर्म्स में मैं अगर आपको बताऊं, ये एक प्रोडक्ट का एस्थेटिक लुक है। इसका शेप, कलर, मटेरियल या पैटर्न जो उसे मार्केट में यूनिक बनाता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। इकोनॉमिक इंपैक्ट देखें तो ये डिजाइन एक प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी बढ़ाते हैं और कंज्यूमर प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, ज्वेलरी और मेडिकल डिवाइसेस जैसे सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इंडिया में इंडस्ट्रियल डिजाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन्स एक्ट 2000 लाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे प्रोटेक्टेड डिजाइन को नोवेल और नॉन फंक्शनल होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल न्यू और जिसका भी उपयोग नहीं किया जा रहा कहीं पे भी। और प्रोटेक्शन पीरियड है 10 ईयर्स का, और उसको आप 5-5 साल से फिर एक्सटेंड कर सकते हो।
और रीसेंट ट्रेंड्स में डोमेस्टिक डिजाइन फाइलिंग में 120% का बूस्ट देखा गया। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ चुनौतियां तो होती हैं गाइस, और डिजाइन प्रोटेक्शन में भी चुनौतियां हैं। जैसे अनरजिस्टर्ड डिजाइंस का इन्फोर्समेंट काफी वीक होता है। दूसरा एक इशू यह भी है कि डिजाइन नया है कि नहीं है। जैसे क्रॉक्स इनकॉर्पोरेशन यूएसए वर्सेस बाटा इंडिया लिमिटेड का केस में देखा गया था, राइट, कि दोनों ने अपने लड़ रहे थे अपने अपने डिजाइन को जो है वो लेकर, कि डिजाइन में हल्का फुल्का चेंजेस जो है वो करके बेचना शुरू कर दिया, तो केस फाइल हो गए। अब करना क्या है, तो आईपी इकोसिस्टम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इकोसिस्टम को और मजबूत करना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन सिस्टम और डीएलटी को इंप्लीमेंट करना है। स्टार्टअप और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सशक्त बनाना है कि वो नए नए इनिशिएटिव लेकर आए, जिससे कि नए नए वो डिजाइन क्रिएट करें। इनोवेशन और डिजाइन रजिस्ट्रेशन की ग्रोथ को सस्टेन बनाना पड़ेगा कि लगातार लोग जो है वो रजिस्टर कराएं अपने डिजाइन को। तो ये था गाइस क्विक ओवरव्यू, हमने डिस्कस किया एडवांसिंग ग्लोबल डिजाइन प्रोटेक्शन के टॉपिक को। जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, ये मुझे सिंपल सी एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि ये जो डीएलटी जो हम लोग को देखने को मिलता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख कर बता दो नीचे कमेंट बॉक्स पर, और दूसरा जो है ये बताओ कि ये डीएलटी जो है वो कहाँ पर साइन किया गया, राइट। बस ये दो चीज़ है वो आप बता दो, दैट्स इट। अब जो टॉपिक है गाइस ये है स्ट्रेंथनिंग द रूरल इकोनॉमी, यानी भारत के गांव की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत ज्यादा। तो ये समझना जरूरी है कि जो रूरल इकोनॉमी है ये भारत की जीडीपी का ओवरऑल डेवलपमेंट में कितना बड़ा इसका योगदान है, यानी कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो कितना ज्यादा पूरे ओवरऑल भारत की इकोनॉमी में योगदान दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2045 तक भी भारत की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहेगी। पहला पॉइंट तो ये। तो अगर रूरल इकोनॉमी को मजबूत नहीं बनाया तो पूरे देश का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। सही कहा कि नहीं, बताओ कि भाई हमारे यहां पर यह कहा गया एक रिपोर्ट ने कि 2045 तक भी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन देश की जो है वो गांव क्षेत्रों में निवास करेगी। तो अगर गांव क्षेत्रों को मजबूत नहीं बनाया गया, उसकी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं किया गया, वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया गया, वहां पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कैसे फिर देश का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो अब बात करते हैं उन मुश्किलों की जो गांव के डेवलपमेंट को स्लो कर रही हैं। पहला, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। 2011-12 तक रूरल पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी है, निर्धनता जो है गांव क्षेत्रों में 25% तक आ गई थी। लेकिन अभी भी कुछ राज्य में गरीबी का रेट 35% से ऊपर है। एजुकेटेड युवा गांव क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयड है। 2022 तक 65.7% एजुकेटेड युवाओं को काम नहीं मिला। तो यह हो गई गरीबी, निर्धनता और अनएम्प्लॉयमेंट की बात। अब बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, पीने के पानी का नल नहीं है। सेंसस 2011 के हिसाब से सिर्फ 53.2% रूरल हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी थी। फिर एग्रीकल्चर का इशू। भारत के 86% फार्मर्स छोटी या मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स पर डिपेंडेंट है। 2 एकड़ से कम जमीन है उनके पास, लेकिन उनका प्रोडक्शन और इनकम दोनों ही लिमिटेड है। ना वो इतनी कम जमीन पर ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ज्यादा इनकम बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक क्वेश्चन जो है वो आ गया होगा कि सरकार को जब पता है कि इतने इश्यूज हैं तो सरकार कर क्या रही है। तो भाई देखो, यहां कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो काफी हेल्पफुल रहे हैं, जैसे कि गांव क्षेत्रों में रोड्स बनाने की स्कीम, राइट। क्या नाम है उस स्कीम का, मुझे बता सकते हो? गांव क्षेत्रों में रोड बनाने के लिए जो स्कीम सरकार लेकर आई थी। जगह जगह पर जब आप किसी गांव के रोड में जाते हो ना, तो वहां पर साइड में एक बोर्ड लिखा रहता है जिसमें उस स्कीम का नाम भी होता है। तो ट्राई करो, जरा सोचो, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ ये स्कीम का नाम। और भारत नेट जैसे प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी और डिजिटल एक्सेस को इंप्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी स्कीम, ऐसे इनिशिएटिव गांव क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। गांव क्षेत्रों में युवाओं के लिए नई जॉब्स और स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे लाइवलीहुड मिशन। लेकिन गाइस, ये कोशिशें अभी भी काफी नहीं है। क्या आपको पता है कि 2023 में मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% था।
जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काफी कम है। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज की कमी भी रूरल इकोनॉमी को स्लो कर रही है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की जो हमारी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना। गांव क्षेत्रों में रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाना। जहां पर नहीं है वहां पर अवेलेबल कराओ और 24/7 अवेलेबल करवाओ। छोटी इंडस्ट्रीज के लिए लोन और जमीन की अवेलेबिलिटी को ईजी बनाओ। महिला बिजनेस चलाएं, इस चीज को प्रमोट किया जाए। फिर रूरल एरियाज में युवाओं को जो है वो स्किल सिखाओ जिससे कि वो नॉन एग्रीकल्चर फील्ड के लिए ट्रेन हो सके। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सपेंड करना होगा ताकि गांव क्षेत्रों में गांव क्षेत्र भी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का हिस्सा बन सके। तो भारत का असली विकास तभी पॉसिबल है जब गांव विकसित होंगे। और सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि आने वाले समय में आप ही पॉलिसी मेकर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक्शंस लिया जा सकता है और गांव की तस्वीरें बदली जा सकती है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब गाइस बात करने वाले हैं ट्रेंड्स एंड अचीवमेंट्स इन इंडियाज लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में। एक ऐसा एरिया जो ना सिर्फ गांव क्षेत्रों की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के लिए भी। तो सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से आइए इस टॉपिक को समझते हैं। तो पहले बात करते हैं रीसेंट अपडेट्स की। 26 नवंबर यानी कि नेशनल मिल्क डे के दिन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 की रिपोर्ट रिलीज करी। यह रिपोर्ट इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे के डेटा पर बेस्ड है जो मार्च 2023 से फरवरी 2024 के बीच कंडक्ट हुई थी। यह क्या दिखाता है? मिल्क, एग, मीट और वूल प्रोडक्शन का मेजर ट्रेंड और अचीवमेंट्स। तो अब इसको समझते हैं। तो इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे एक बड़ा एनुअल सर्वे है जो इंडिया के 15% गांव को कवर करता है। 3 सीजन्स में यह सर्वे होता है। एक होता है समर सीजन में मार्च से लेकर जून तक, दूसरा होता है रेनी सीजन में जुलाई से अक्टूबर, और तीसरा होता है विंटर सीजन में नवंबर से फरवरी। यह डेटा कैसे काम आता है? यह पॉलिसी मेकिंग और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के लिए फाउंडेशन है। और एक और चीज गाइस, लाइव स्टॉक का एग्रीकल्चर के ग्रॉस वैल्यू एडिड में शेयर 2014-15 के 24.3% से बढ़कर 2022-23 में 30.38% हो गया। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो आज की डेट में किसान जो है वो अपने साथ पशुपालन की एक्टिविटी भी जो है वो कर रहे हैं अपनी इनकम को बूस्ट करने के लिए। और ये पॉसिबल हुआ है गवर्नमेंट के अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू, और जिसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि किसानों की इनकम को जो है वो बढ़ाना है वेरियस इनिशिएटिव्स के थ्रू। और इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्गीस कुरियन के नाम पर, जो व्हाइट रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट थे। अब आते हैं इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स पर। यहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्शन की तो 2023-24 में टोटल मिल्क प्रोडक्शन 239.30 मिलियन टन्स यानी कि 3.78% की ग्रोथ देखने को मिली। इंडिया अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आती है। और वेस्ट बंगाल ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई 9.76% की। अब एग प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल एग प्रोडक्शन 142.77 बिलियन एग्स देखने को मिले, जिसमें 3.18% की एनुअल ग्रोथ नजर आई। इंडिया की रैंक दूसरे नंबर पर आती है एग प्रोडक्शन के मामले में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहां पर सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन होता है। फिर मीट प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल मीट प्रोडक्शन 10.25 मिलियन टन्स देखने को मिला, जिसमें 4.95% की ग्रोथ रही। और टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश देखने को मिलते हैं। अब वूल प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल वूल प्रोडक्शन 33.69 मिलियन केजी देखने को मिला और सिर्फ 0.22% की इसमें ग्रोथ देखने को मिली। और टॉप वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं राजस्थान और जम्मू कश्मीर, और राजस्थान टॉप करता है, याद रखना, वूल प्रोडक्शन के मामले में। और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और एग प्रोडक्शन में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। यह सेक्टर फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और गांव क्षेत्रों की इनकम के लिए एक बैकबोन है। और क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं तो लेट्स एक्सप्लोर। तो आपको बता दें कि 2019 के बाद अब 21st एडिशन जो है वो लाइव स्टॉक सेंसस का शुरू हुआ।
तो 21st लाइव स्टॉक सेंसस, याद रखना, ये सेंसस प्रजाति, ब्रीड और ओनरशिप का डेटा प्रोवाइड कराता है, जो लाइव स्टॉक प्लानिंग के लिए यानी कि पशुपालन की प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब BAHS 2024 वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ट्रेंड्स पर फोकस करता है, यानी कि जो पशु है उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी देखभाल करने के लिए, और दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उनकी बेस्ट ब्रीड को वो बढ़ाने के लिए। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए साइंटिफिक ब्रीडिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। सो गाइज, लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ के ये ट्रेंड्स और अचीवमेंट हमारी गांव क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करेंगे और इंडिया को वैश्विक लेवल पर एक लीडर बनाएंगे। सो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आया होगा। तो इसका मेंस में भी जरूर उपयोग कीजिएगा, और प्रीलिम्स के लिए तो कुछ चीजें थी जो मैंने भी आपको बताई जो इंपॉर्टेंट है। अब गाइस, जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से एक टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो बात करने वाले हैं ये एनवायरमेंट सेक्शन में पूछा जा सकता है ये वाला टॉपिक, और प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है क्योंकि ये टॉपिक है बायोप्लास्टिक्स का। तो सिंपल और आसान शब्दों में समझते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले बायोप्लास्टिक होते क्या है। सो गाइस, बायोप्लास्टिक एक तरह के ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनते हैं, जैसे कि गन्ना, मक्का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम का यूज नहीं होता इन्हें बनाने में। एक और इंटरेस्टिंग बात, बायोप्लास्टिक बनाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है, पता है आपको। CO2 एब्जॉर्ब करता है बायोप्लास्टिक उसकी प्रोसेस में। इसका मतलब ये है कि बायोप्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए कंपैरेटिवली बेटर हो सकता है क्योंकि इनका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। अब यहां एक कंफ्यूजन होती है जो एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस क्रिएट कर सकती है कि क्या बायोप्लास्टिक हमेशा बायोडिग्रेडेबल या कंपोस्टेबल होते हैं। तो आंसर है नहीं, क्योंकि बायोप्लास्टिक आप नाम सुनोगे ये सोचोगे यार यार इसको तो फेंक देंगे, जैसे कागज होता है तो भाई कागज को फेंक दिया मिट्टी में मिल जाएगा। यहां पे ऐसा नहीं है बॉस। बायोप्लास्टिक का बायोडिग्रेडेबल होना डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्पेसिफिक मटेरियल है और किस एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो रहा है। एग्जाम्पल, कुछ बायोप्लास्टिक कंपोस्टिंग फैसिलिटी में ही डिग्रेड होते हैं, ना कि नेचुरल कंडीशन में, यानी कि उनको एक अलग कंडीशन चाहिए घुलने मिलने की। सो याद रखिएगा, बायोप्लास्टिक का मतलब हमेशा एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता। फिर भी बायोप्लास्टिक एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। क्यों? फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी ये कम करता है, रिन्यूएबल सोर्सेस का यूज करते हैं इसमें, जैसे शुगर केन, कॉर्न, और प्रोडक्शन के दौरान CO2 को ये एब्जॉर्ब करता है जो एक अच्छा एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्रिएट करता है। इमेजिन करो अगर हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लास्टिक्स की जगह बायोप्लास्टिक का उपयोग करें तो पॉल्यूशन काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन गाइस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो बायोप्लास्टिक के साथ भी चैलेंजेस हैं कि इनका प्रोडक्शन काफी महंगा होता है। अगर प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं है तो ये भी एनवायरमेंट को डैमेज करेंगे, और अगर इन्हें फॉसिल बेस्ड प्लास्टिक के साथ मिक्स कर दिया जाए तो रिसाइकलिंग मुश्किल है। सो बायोप्लास्टिक एक सॉल्यूशन तो है लेकिन मैजिक वैंड नहीं है, सब प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व नहीं करेगा। सो गाइज, हमने देखा कि बायोप्लास्टिक क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बेनिफिट्स, उसके चैलेंजेस एग्जाम के लिए याद रखिएगा। और बायोप्लास्टिक एक सस्टेनेबल ऑप्शन है, पर इनके कंप्लीट एनवायरमेंटल इंपैक्ट को समझने के लिए और रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। तो ये टॉपिक आपसे जरूर पूछा जा सकता है इस तरीके का। तो और ये क्वेश्चन का आंसर आप ट्राई करो देने की। और गाइस, इंडियन सेक्युलरिज्म से रिलेटेड ये टॉपिक है जो कई बार हम लोग पिछले कुछ दिनों में कवर अप कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा इसका आंसर आप ही नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। और हमारा ये जो है बायोप्लास्टिक के बारे में जो पूरी चीज़ें मैंने आपको बताई है, देखो उससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी है। अब आप ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर जो है वो देने की। और कल के लेक्चर में जो है वो अंकित ने और पायल ने जो है वो बढ़िया आंसर जो है वो दिए हैं, वेरी गुड। ऐसे ही आंसर जो है वो देते रहिए। आयुष गुप्ता ने भी जो है वो कमेंट किया है, और आयुष आप भी आंसर देने का प्रयास जो है वो करें, और सभी लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स देने की जो है वो कोशिश करें। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा आपसे मंडे वाले दिन, तब तक लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।